नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सीमा और गुलाम हैदर के केस के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर कि क्या चल रहा है वहाँ पे आज अभी जो लेटेस्ट है, क्या अपडेट्स है उसके लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अगर हम बात करें सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बारे, उस केस में जो सचिन मीना भी उसका पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व है, वो भी, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सचिन मीना कौन भैया। तो अभी सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बारे में बात चल रही है, लेकिन सचिन मीना भी इसके अंदर एक प्रमुख किरदार है। अभी हम बात करें तो लेटेस्ट उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, जो अभी तक पहले जो गुलाम हैदर के जो पिछले वकील थे, उन्होंने 1-2 वकील करे थे, वो उनको छोड़ के उनका केस चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने दोबारा एक वकील किया है, मोमिन मलिक साहब, तो वो उन्होंने केस को वो हैंडल कर रहे हैं इस केस को। और उन्होंने लेटेस्ट अभी जो अपनी तरफ से जो उनको वो कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि मैंने एफआईआर की कॉपी निकाल ली। तो भैया एफआईआर की कॉपी निकाल ली इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि कोई भी वकील निकाल सकता है केस के अंदर। अगर वो किसी भी पक्ष का, दोनों में से किसी भी पक्ष का, रिस्पोंडेंट का या कंप्लेनेंट का, किसी भी पक्ष का अगर वकील है कोई भी बंदा, तो वो एफआईआर की कॉपी ले सकता है उसके अंदर। अब ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे हैं, मैं चुटकियों में हैंडल कर लूँगा, चुटकियों में उड़ा दूँगा इस केस को, गई, ये अंदर गई, चले गई, अरे पता नहीं तमाम चीज़ें वो बोल रहे हैं लगातार। आई मीन जो कि एक अच्छे वकील की निशानी नहीं है, जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, जोश में आके बोल रहे हैं, मैं चुटकियों में ख़त्म कर दूँगा इस केस को, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। बड़बोलेपन से कोई केस नहीं जीता जाता। केस जीता जाता है वो उसके नॉलेज से, कि वकालत की कितनी नॉलेज है, कानून के बारे में कितनी नॉलेज है, उस हिसाब से जीता जाता है। अभी उसके बाद में जब पहली बात उनकी जब ठप हो गई कि भाई मैंने एफआईआर की कॉपी निकाल ली, बहुत शोर मचाया, बेचारा भोला बाला गुलाम हैदर, और वो पाकिस्तान के लोग तो उनको तो पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ के जो वकील थे इनके गुलाम हैदर भाई के, वो तो रोशन अली साहब, वो तो टीवी चैनल खोल के बैठे, उनको तो समझ लो प्रोफेशन ही चेंज कर दिया लगता है उन्होंने, चल ही नहीं होगी बेचारे की वकालत। चलो कोई जो भी है, तो अब मेन मुद्दा ये है कि अभी लेटेस्ट क्या किया है मोमिन मलिक साहब ने, उन्होंने उठा के नोटिस भेज दिए। नोटिस कितने के? 3-3 करोड़ के तो सीमा सचिन के, और 5 करोड़ का AP सिंह को। मुद्दा क्या निकाला भाई, सीमा ना वहाँ से भाग के आ गई, वहाँ से उसका सामान लेके आ गई, उसका घर बेच के आ गई, गुलाम हैदर का घर बेच गई, उसका सामान बेच के उसके सारे पैसे लेके भाग गई, उसके बच्चों को लेके भाग गई, और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि भाई सचिन ने इसके साथ में क्यों आए, तो इसलिए उसको भी 3 करोड़ का नोटिस। अब चौथा जो तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा ये कि AP सिंह को 5 करोड़ का नोटिस, भाई तू इस केस को क्यों लड़ रहा है, तू इस केस को सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो इसलिए तुम्हारे को 5 करोड़ का नोटिस। अब ये बताइए यार, आप भी, पता नहीं, मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता वकील साहब के ऊपर, लेकिन कोई भी समझदार वकील ये बात नहीं करेगा जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं। एक बात बताइए, कोई केस पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में कुछ भी घटना हुई है, कोई क्राइम हुआ है या कोई नहीं हुआ है, जो भी, तो वहाँ का कानून के हिसाब से चलेगा ना। जैसे भारत के अंदर कोई भी अपराध होता है तो भारत के कानून एप्लीकेबल होता है, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी घटना होती है तो उसमें पाकिस्तान का कानून एप्लीकेबल होता है। ये शायद इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट के वकील हैं, तो इनको आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बदलना ही पड़ेगा गुलाम हैदर भाई को, अगर आगे केस चलता है तो, वरना कोई चांस नहीं है, इनसे नहीं जीत पाओगे आप आगे तक। तो इसमें आप बताइए, पाकिस्तान में कोई घटना हुई, वहाँ पाकिस्तान का कानून चलेगा, इंडिया में घटना हुई तो इंडिया का कानून चलेगा। अगर वहाँ पे मान लो कोई बंदा लेके भी भाग गया, फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी चीज़ तो शायद इनको मालूम नहीं है कि अगर इन्होंने नॉलेज भी नहीं थी तो गुलाम हैदर भाई से पूछ लेते, अगर इसके भी नॉलेज नहीं थी तो कम से कम कुछ यूट्यूबर कुछ अच्छी भी वीडियो बना रहे, वैसे ज़्यादातर तो उनको नॉलेज भी नहीं है, और अपना चैनल चलाने के लिए उल्टे सीधे लोगों से कमेंट करा जा रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछते पूरे इंटरव्यू में। चाहे वो कोई भी बंदा, चाहे नशे में इंटरव्यू दे रहा है, चाहे गुटखा खा के इंटरव्यू दे रहा है, चाहे कौन बंदा उठा लाते हैं जिस मर्जी को, कोई गाली बक रहा है, कोई बदतमीजी से कर रहा है, कोई फौजी का कपड़े पहन रखा है, अनाप शनाप जो मर्जी बका जा रहे हैं, और उनको अपना चैनल चलाने के लिए बस उनका इंटरव्यू ले जा रहे हैं। हर बंदा अपने सारे काम धाम को, जो भी इनके मुद्दे थे सारे छोड़ के, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके, सोशल मीडिया में तो था ही ये इशू पहले भी, अब इनको लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लग रहा है कि भैया ये इशू ऊपर चल रहा है, थोड़ा ट्रेंड पकड़ रहा है, तो वो भी कूद गए, अपने सारे मुद्दे छोड़ के, मोदी को भूल गए, बीजेपी को भूल गए, सारे इसी में आ गए, कूद गए सारे के सारे, एक के बाद एक के बाद सॉरी, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने तो यहाँ तक गड़बड़ कर दी कि
2-3 मिनट की क्लिप है, उसी को जोड़ जोड़ के 2 घंटे की बना रखी है। वही देखते रहो बार बार, वही रिपीट, लोग बेचारे भोले वाले देखते रहते हैं, वही बात रिपीट करा जा रहा है। 2 घंटे की जोड़ के इतने सारी बार उसको मतलब प्लस कर दिया, 2 मिनट की उसको बढ़ाते 2 घंटे की बना के लगा दी उसके ऊपर, पूरे दिन चलती रहेगी, फिर चला देंगे दोबारा। देखो क्या मेंटालिटी है इन लोगों की। मतलब आप एक तरफ से राष्ट्रीय जो मुद्दों को आप नेतृत्व करते हैं उनका कि भाई सबसे बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है भैया, मेन जो चलाता है ना चैनल वही चलता है ट्रेंड के अंदर। अब उल्टा पड़ रहा है ना, आप अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखे गए हैं उसके अंदर यही देखा गया है कि जो भी सोशल मीडिया में चलता है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया कॉपी करती है। वो एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग, उनको पता तो होता नहीं कि क्या हो रहा है बाहर। एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, बड़े अच्छे से करोड़ों के मकानों में रहते हैं, करोड़ों रुपये उनकी सैलरी है, मज़े ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं दोनों पार्टी को, कांग्रेस को भी उल्लू बना रहे हैं, बीजेपी को भी उल्लू बना रहे हैं दोनों। और एक टुडे नेटवर्क नाम का एक वो है, अब देखिए वो क्या करता है, उनका एक विंग है उनका इंडिया टुडे के नाम से, उसमें सरदेसाई और ये सारे के सारे लोग कांग्रेस की चापलूसी करते हैं, उनकी तारीफ के तारीफ उसकी करते हैं राहुल गांधी कांग्रेस, और उससे पैसे खाते रहते हैं। दूसरी तरफ एक वो आज तक है, उन्हीं का ग्रुप है, वो भी उन्हीं का चैनल है टुडे ग्रुप वालों का ही, और वो मोदी को उल्लू बनाया जा रहा है, बीजेपी को उल्लू बना के उनसे पैसे खा रहा है। दोनों एक ही चैनल, एक ही कंपनी और 2 चैनल बना के लोगों को उल्लू बनाया जा रही है, पैसे खाया जा रहा है। अब उनके भी भूल गए उस मुद्दे क्या हैं इस समय देश के, सारे मुद्दे गायब हो गए, सीमा सचिन पे आ गए, हर बंदा सीमा सचिन पे बनाया जा रहा है। किसी भी चैनल पे देख लो, इनके तमाम जो बिके हुए चैनल थे सरकार के वो सब इसी पे बना रहे हैं। चलो वो बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन मेन मुद्दे की तो बात करो। नॉलेज भी नहीं है कुछ, मैंने वीडियो देखा 2 मिनट की वीडियो को 2 घंटे का बना रखा है। दूसरा, कुछ नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, ज़रा सी भी रिसर्च कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, कुछ पुरानी वीडियो देख लेते हैं, कुछ तो देखे कैसे, उसमें समय लगेगा, तो इनको पता ही नहीं है, तो इसलिए ये गोलीबाजी कर करा के चलो जी पूछो ये। तो एक तो फौजी साहब थे, वो बेचारे कितना गंद बक रहे हैं यार, मुझे तो डाउट होता है कि ऐसे लोगों को फौज में कौन रख लेता है। वो औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, इतने गंदे कमेंट्स। अब इससे पता लगता है इंसान की क्या परवरिश है, किस तरह की फैमिली में बंदा बड़ा हुआ है, किस तरह के एक किसी औरत की इज्जत नहीं करना जानता। अरे वो XYZ कोई भी है, कानून देगा ना सज़ा, चाहे उसने अपराध करा है तो कानून देगा सज़ा। आप क्यों चौधरी बनते फिरते हो सारे के सारे। और तमाम औरतें भी हैं उसके अंदर जो चैनल पे पूछ रही हैं, वो भी भूल गई है कि एक औरत का अगर पक्ष भी नहीं ले सकते आप, तो कम से कम उसकी बुराई तो ना करे, गाली तो ना पके उसको। इतनी गंदी गालियाँ, कितने गंदे शब्द यूज़ करे जा रहे हैं उसके लिए, सीमा के लिए। यार थोड़ा तो मैनर्स हो तुम लोग। कौन सी भारतीय संस्कृति की बात करते हो? वो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। अरे भारतीय संस्कृति ये है कि एक औरत का सम्मान करोगे, इतना गंदा शब्द बोलोगे क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है, एक मर्द को छोड़ के चले गई हो, इसलिए ना, इसलिए मिर्चें लग गई हैं तुम्हारे को सबको, है ना। आदमी किसी भी औरत को छोड़ दे तो वो तो हीरो है, और औरत किसी को छोड़ दे तो उसको क्या क्या गंदे शब्द बकना शुरू, गंदे शब्द यूज़ करते हो आप उसके लिए। अब मैं उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ गंदे शब्दों का, जिस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं, घिन आती है ऐसे लोगों की मुझे शक्ल देख के भी। लेकिन वो लोग, आप लोगों के चैनल चल रहे हैं ना, बाकी जो जितना भी बीजेपी का मीडिया है ना, बीजेपी का तमाम मीडिया इसी केस में गुलाम हैदर को बचाने में लगा हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ी चीज़, इनकी जो मानसिकता है ना, बीजेपी की जो मानसिकता है, इन लोगों की संघी मानसिकता है, औरत विरोधी, जो महिला विरोधी जो इनकी मानसिकता है, इनके सारे चैनल देख लीजिए। मैं एक नाम लूँगा ना और 20 चैनल का नाम ले लूँगा, 10 चैनल का नाम ले लूँगा, सारे के सारे बीजेपी को, उनकी सारी वीडियो देख लेना, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो लोग। और अब लगातार गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, एक महिला के खिलाफ बोल रहे हैं वो लगातार। भाई पाकिस्तान के तो दोनों ही है ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो भोला और ये भोली? कोई भोला भोली नहीं, वो तो कोर्ट बताएगा, राइट। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान का कानून बताएगा कि कौन सही और कौन गलत। अभी हम बात करते हैं तो वो करोड़ों रुपए का जो नोटिस भेजा है उन्होंने, अब उनको थोड़ा तो समझ में आना चाहिए था कि भैया कोई घटना अगर पाकिस्तान में घटी है तो यहाँ नहीं घटी है ना। यहाँ जब घटना घटी नहीं है तो आप नोटिस किस आधार पे दे सकते हो? आप नोटिस दे दोगे उसको। यहाँ पे कोई घटना घटी है, आपको पता है कि शादी भी अगर आपने इंडिया में कर ली और पाकिस्तान में गए तो, या किसी भी दूसरी कंट्री में आप जाते हो तो वहाँ भी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी आपको, तब वैलिड होती है शादी, राइट। मेरे मित्र हैं, उनकी शादी यहाँ हुई, वो दूसरी कंट्री में गए तो वहाँ भी रजिस्टर्ड करानी पड़ी उनको, वरना वो वैलिड ही नहीं है, नल एंड वाइट। कह रहे कोई वैल्यू नहीं है, आपने वहाँ शादी कर ली, वहाँ के लिए वैलिड है, यहाँ के लिए वैलिड नहीं है। आप यूरोप में किसी देश में जाओगे, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी अपनी शादी की, तभी उस कंट्री में आप मैरिड कपल कहलाओगे, चाहे आपने 3 बार शादी कर ली हो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में। अब बात समझ में आ रही है मोमिन साहब? तो कहने का मतलब है कि आप केस तो पकड़ लेते जल्दी से, भाई फेम होना है, जहाँ सारे के सारे वकील है ना, केस पकड़ लेते जल्दी से पॉपुलैरिटी के लिए कि भाई ये मुद्दा चल रहा है, इसमें जो मर्जी
बहती गंगा में हाथ धो लो, फेमस हो जाओ, उसके बाद खूब केस मिलते रहेंगे। इसमें तो चाहे हारो चाहे जीतो, डजन मैटर, फेमस तो हो ही जाओगे। अब लगातार पड़ रहा है, तमाम वीडियो के अंदर आप लोगों के बारे में आ रहा है, ठीक है। तो रोशन अली साहब को भी कोई जानता नहीं होगा, लेकिन अब सब जानते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि आप देखिए कि कोई पहले पढ़ाई करके आइए ढंग से। आपने वकालत पता नहीं कहाँ से करी है, कौन कौन से वकील हैं आप लोग, मुझे जानता नहीं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम वकालत ढंग से तो करके आओ यार। वकील की बेइज्जती करवा रहे हो आप लोग, नोटिस भेज रहे हो पाकिस्तान में हुई घटना के लिए कि यहाँ से सामान लेके चले गई, वो भाग गई। ये तो अभी प्रूव भी नहीं हुआ कि भागी कि नहीं भागी। आपने देखा होगा कि एक वीडियो के अंदर उसके जहाँ पे वो कराची में रहती थी, सीमा हैदर, वहाँ पे वो यूट्यूबर गए, वहाँ पे जनता से पूछा, तमाम लोगों से बात करी। उन्होंने, कई लोगों ने ये भी बताया कि उनसे पूछा कि क्या अगर सीमा हैदर आती है तो क्या उसको जान से मार देंगे, तो उसने कहा बिल्कुल मार देंगे। एक चीज़ ये। दूसरी, उसी या उन्हीं की वीडियो में या फिर दूसरी किसी वीडियो में मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो वो बेच ही नहीं सकती। अब बात समझ रहे, प्रॉपर्टी सीमा हैदर के नाम की ही होगी, राइट। ये इन लोगों को पता नहीं। नकली वकील आ जाते हैं इतने सारे, ना तो तैयारी करके आते, ना कुछ करके आते, ना पढ़ के आते, ना उसके बारे में फाइल पढ़ते, क्या कहानी, बस जोश में नोटिस भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप बताइए, जब पाकिस्तान में जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, वो बेच कैसे देगा? बताओ, नहीं बेच सकता ना। वहाँ के लोग ही बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बेच ही नहीं सकता। तो जब आपके नाम पे नहीं है तो आप नहीं बेच सकते। जब वहाँ पे बेच दिया, सब वो खुद कह रहे हैं कि सीमा हैदर बेच के प्रॉपर्टी निकल गई। अब जब सीमा हैदर के नाम पे होगी तभी तो बेची होगी, और जब इसके नाम पे है तो पैसे किसने दिए डजन मैटर। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर आप कानून के एंगल से देखे जाएंगे तो पैसे कहाँ से आए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। मान लो आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, आपके भाई ने दिए, चाहे पैसे चाहे किसने भी दिए, चाहे कहीं से भी लाए हो आप, चाहे XYZ रिसोर्सेज से लेके आए हो आप, कहीं से भी किसी सोर्स से लेके आए हो, आपके पास अगर पैसे आ गए और आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपका प्रॉपर्टी में नाम है, तो वो आपकी मानी जाएगी, राइट। सही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना कि नहीं? वो आप ही की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो कानून उसी को मानेगा, दस्तावेज को मानेगा। दस्तावेज में अगर नाम है तो उसका आप ही उसके वारिस हो, ठीक है, मालिक हो। जब मालिक है तो बेच सकता है, तो फिर गैर कानूनी क्या हो गया? अब ये तमाम लोग नशे के अंदर चिल्ला रहे हैं, कोई नशेड़ी है, कोई पान का गुटखा खाया हुआ है, कोई फौजी के कपड़े पहन रखा है, टेढ़े मेढ़े चश्मे लगा के, पता नहीं क्या समझते हैं यार ये लोग, इतना गंद बकते हैं ये लोग। तहजीब नाम की तो इनमें चीज़ ही नहीं है। पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, अनपढ़ लोग हैं, तो अनपढ़ लोगों की तो भाषा भी उसी तरह की होती है। अनपढ़ जाहिल लोग तो वही मैच कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर अनपढ़ जाहिल लोग, वैसे यहाँ पे अनपढ़ जाहिल लोग तो दोनों मैच कर रहे हैं। कानून की बात नहीं कर रहे, जोश में आके बात कर रहे हैं, इमोशनल होके बात कर रहे हैं। नहीं वो तो उसके बच्चे, नहीं उसका पति, नहीं उसके बच्चे, वो उसका बाप है। अरे बाप छोड़ो यार, माँ भी तो है। अब दूसरा पॉइंट अगर इसके अंदर देखा जाए, पहली चीज़ तो किसी भी प्रॉपर्टी को इलीगल बेचकर नहीं आई, उसके नाम थी तो उसने बेच दी, ठीक है। कैसे आए, पैसे आए, ये नैतिक आधार हो सकता है उसका, कानूनी आधार नहीं हो सकता। नैतिकता और कानून में फ़र्क होता है, ठीक है। तो कानून तो फैक्ट्स देखेगा कि भाई पेपर में उसके नाम है तो वही वारिस है, ठीक है। तो इलीगल कहाँ से हो गई? दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा अगर वहाँ से लेके आता है और वीज़ा लगवा के वो नेपाल गई, जब वीज़ा लगवा के जब वो नेपाल गई, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो कि नेपाल में वीज़ा लगवा के गई, वहाँ वैलिड वीज़ा था उसका। जब वैलिड वीज़ा था, उसमें वीज़ा उस पर उसके पासपोर्ट में वीज़ा की स्टैंप लगी हुई है नेपाल की, तो वहाँ से वैलिड वीज़ा लेके आई है। और नेपाल से इंडिया में आना अलाउड है, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ आसानी से, जो आपके समझ में आ जाए सबके। तो वहाँ से वो वीज़ा लगवा के गई, पाकिस्तान से नेपाल वीज़ा लगवा के गई, नेपाल से इंडिया आई, तो यहाँ पे तो वैसे ही अलाउड है, वीज़ा लगता ही नहीं, ना इधर के लोगों को ना उधर के लोग। या तो सरकार रूल बना ले भैया, अभी बना दो रूल कि वीज़ा लगेगा तो बात करेंगे, वरना बिगर वीज़ा के एंट्री नहीं है नेपाल से यहाँ तक, कि जो भी तमाम देशों से पॉसिबल है कि यहाँ से लोग आ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये कानून का एक लूप होल है, लेकिन आप उसको सरकार कर सकती है ना भाई दूर, और जब तक नहीं करती तब तक उससे पहले जो भी आ गया वो लीगल है, ठीक है। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है। जोश में आके नहीं बोल सकते कि ये लीगल है और वो इलीगल है, ठीक है। अब रही बात, आप इमोशनल होके बोले उनके 4 बच्चे लेके आ गई। अरे भैया 4 बच्चे क्या लेके आ गई? और बच्चे तो माँ के साथ ही रहेंगे, छोड़ के तो नहीं आई ना उनको। छोड़ के किसी के हवाले छोड़ाती तो वो पाप होता, वो तो लेके आई है। और जहाँ तक पिछले बच्चों की बात है, उसके पिछले बीवी के, गुलाम हैदर के पिछले बीवी के 2 बच्चे हैं, उनको ना पढ़ाई लिखाई के पैसे भेजते हैं ना कुछ भेजते हैं, वो बेचारे बुरी हालत के अंदर है, यही बताया जा रहा है इस समय। तो अब बताइए, और उनकी माँ है जो 80 साल के करीब उम्र है, तो उन्हें पालेगा कौन? उनके कोई बच्चे नहीं, आगे कोई परिवार में कोई बंदे नहीं है जो अपने सगे हुए के चाचा ताऊ के लोग कैसे पालेंगे इन बच्चों को?
तो ये मुद्दे तमाम मुद्दे हैं कि ये बच्चे वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। इस पे हम अलग से भी वीडियो बना चुके हैं कि बच्चे किसके पास सुरक्षित रहेंगे, सीमा हैदर के पास या गुलाम हैदर के पास। अब ये इशू ये आता है कि वो जो तमाम बातें बोल रहे हैं कि भैया यहाँ से गैर कानूनी आई, वो तो गैर कानूनी के मुद्दा तो ख़त्म हो गया ना। अब बात कर रहे हैं उसने नोटिस भेज दिया। अब नोटिस का भी ख़राब हो गया ये मुद्दा, क्योंकि किसी देश के अंदर कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पे क्राइम चाहे कुछ भी हो XYZ वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक कि शादी भी, अगर पाकिस्तान में शादी करी हुई है और यहाँ पे आके रजिस्टर्ड नहीं करी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी। ये भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मेरे ख्याल से, कि मैरिज कोई इंटरनेशनल फिनोमेना नहीं है या कोई ऐसी घटना नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आपने किया और रजिस्टर्ड कराया एक देश में और सारी दुनिया में चलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर देश में जहाँ पे भी रहोगे आप, इस देश से इंडिया में शादी हुई, आप किसी और देश में जाओगे वहाँ रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी पड़ेगी, तभी वो मैरिज मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। आपके पास चाहे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो और चाहे कुछ भी हो आपके पास कि मैंने शादी करी थी, फेरे लगाए थे, या इस्लाम के हिसाब से शादी करी थी, या फिर ये देखो बड़ी संख्या में, वो ठीक है, वो फ़ोटो लगा सकते हो आप कि हमारी शादी हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन उस कंट्री में ज़रूरी है टू बी वैलिड। एंड जो लीगली जो वैलिड होने के लिए आपको उस कंट्री के अंदर, नई कंट्री के अंदर, अगर आप यहाँ से शादी करके जाते हैं, US में जाते हैं, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, कानूनी वैधता के लिए, उसकी कानूनी मान्यता के लिए, वरना उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है सर। तो अभी तक जितनी मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से कहीं पे भी इलीगल नहीं है। फिर एक बात बोल रहे हैं वो बच्चों को लेके आ गए, छोटे छोटे बच्चों को, उनका वीज़ा नहीं लगवाया। अरे तो भैया वीज़ा, कई लोग बोल रहे हैं अलग अलग वीडियो में, अब उनका वीज़ा कैसे, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वहाँ से पाकिस्तान से वो नेपाल गई होगी तो पता नहीं वहाँ पर ज़रूरत थी कि नहीं थी, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर नेपाल से यहाँ पे आने के लिए तो बड़े बंदे के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो छोटे बच्चों को कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी बताइए। अब वो कह रहे हैं वो तो पाकिस्तानी है, यहाँ कैसे घुस गई? अरे घुस गई, लाखों की संख्या के अंदर बांग्लादेश के, अफगानिस्तान से लेके, म्यांमार से लेके, इतने लोग, तिब्बतन लोग, इतने लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट उनको फंड भी देती है, हर साल खर्चे पानी भी देती है। आपको पता है इस बारे में? यहाँ पे कितने लाखों की संख्या में रिफ्यूजी रहते हैं, शरणार्थी रहते हैं। वो सारे के सारे वीज़ा लगा के नहीं आए। ये आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लोग मधोसी के अंदर टैग लगा के बोलते रहते हो धनाधन वीडियो में पॉपुलैरिटी लेने के लिए, फ्री की पब्लिसिटी चाहिए ना आप लोगों को। आप लोगों को समझ तो आती नहीं कि कोई भी कंट्री से भैया यहाँ पे जितने लोग घुसे हुए हैं, जो भी आप देखिए, रोहिंग्या मुस्लिम को देखिए, शरणार्थी देख लीजिए, मुसलमान बांग्लादेशी जिनको कह रहे हैं रोहिंग्या, वो म्यांमार से भी भाग के आए बहुत सारे, बांग्लादेश से भी घुसे हुए हैं यहाँ पे, म्यांमार से भी काफ़ी सारे आए हैं। तो इस तरह से वो लोग रहते हैं, उनके पास कौन सी मान्यता है भैया इनको बताना। जो ये मूर्ख मंडली जो बोलते रहते हैं ना, तमाम बिगर नॉलेज के अनपढ़ जाहिल लोग जो तमाम वीडियो में अलग अलग अपने बयानबाजी कर रहे हैं, इनको बताना उनके पास मान्यता क्या है। आप बताइए, जितने सारे अभी यमुना पुख्ता पे आपको देखो लाखों की संख्या में झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं, सब गैर कानूनी है, ज़बरदस्ती घुसे हुए, कोई वीज़ा लगवा के आए हैं लोग, उनको तो आप निकाल नहीं पाए इतने सारे। उसको एक औरत पे अपना जोर चला रहे हो क्योंकि वो आपको जवाब नहीं दे रही है। कोई गंदी औरत होती ना आपकी तरह के जवाब देने वाली, या गंदा शब्द बोलने वाली, या गाली गलौज करने वाली, तो आपको ऐसा माजना, आपकी इज्जत उतार देती कि आप ज़िंदगी में याद रखते। हाँ, माँ बहन के खूब, जैसे भी आप गालियाँ बक रहे हो ना तमाम लोग, वो गालियाँ आपको भी बकती है, आपकी पूरी फैमिली को गंदी गंदी गालियाँ बकती है। कोई गंदी औरत होती तो वो बेचारी एक शब्द भी नहीं बोल रही है आप लोगों को। तमाम जगहों पे, तमाम वीडियो पे वो इज्जत से बात कर रही है, सबसे इज्जत से बात कर रही है और आराम से पोलाइटली बात कर रही है। उससे संस्कार बताते हैं कि वो अच्छी फैमिली की है। आप लोगों के संस्कार बताते हैं आप घटिया किस्म के लोग हैं, अनपढ़ जाहिल और गिरे हुए लोग। आप लोगों को ना तमीज़ है बात करने की, ना कुछ है। और तमाम वीडियो जो बना रहे हैं यूट्यूबर, उनको भी तमीज़ नहीं है कि किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपने इंटरव्यू लेना, क्वेश्चन तो पूछिए, आप उनको ये तो बोलिए भैया औरत की बेइज्जती कर रहे हो, आप इतना गंदे शब्द बोल रहे हो औरत के लिए, सिर्फ अपना वीडियो चलाने के लिए आप मुस्कुरा रहे हो। वो बंदा गंदा बका जा रहा है, बंदा बका जा रहा है क्योंकि आपकी वीडियो चल रही है ना। आप दीन ईमान सब बेच के खा जाओ आप अपना। एक औरत होके भी आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो उस बंदे से कि आप तमीज़ से बात करो एक औरत के लिए, और इतने गंदे शब्द गालियाँ यूज़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ, इन तमाम लोगों के खिलाफ में केस चल सकता है, लेकिन लेट्स सी कि कब डालेंगे वो लोग केस। रही बात AP सिंह उनका वकील है कि नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने अभी नया फंडा ये डाल दिया कि एक तो वो पैसे दिए जाएँ 3-3 करोड़, है ना, 3-3 करोड़ और 5 करोड़ रुपए, और दूसरे सारे जो नकली लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कहाँ से देगी, उसके बस की नहीं है, वो तो नचनिया है, वो तो ये है, वो है, गंदे गंदे शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके खिलाफ, वो कहाँ से देगी, वो तो जेल जाएगी, जेल। अरे भैया तुम कौन होते बोलने वाले? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, दे सकती है। पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या ये नोटिस भेजना कानूनन
सही है, आपने नोटिस भेज दिया, उल्टा सीधा गलत सलत नोटिस भेज दिया, इसमें आप ही के खिलाफ केस लग सकता है कि आपने बिगर किसी नॉलेज के कैसे नोटिस भेज दिया। हारना जीतना अलग होता है, वकील को भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि वकील किस चीज़ का क्या नोटिस भेज रहा है, उसकी भी तो नैतिक जिम्मेवारी है। जो मर्जी लिख के भेज देगा, आपने नोटिस बनाया, आप वकील हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे आप। आपने किस आधार के ऊपर बोल दिया कि नोटिस आप पढ़ के आए हो, नोटिस भेज दिया, किस बात का नोटिस भेज दिया? जो कोई घटना क्राइम पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है वो? शादी हुई नहीं हुई वहाँ से आ गई ना, खत्म कहानी। ना तो उसकी शादी मान्यता है यहाँ पे जब तक कि दोनों की रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगी इंडिया के अंदर, नहीं है मान्यता यहाँ पे किसी भी देश की शादी की यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आप वहाँ से वो आई है, कैसे आई है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रोसेस से आई है, तो वो भी इलीगल नहीं है उसका। ना वो प्रॉपर्टी इलीगल बेच के आई, उसके नाम की थी प्रॉपर्टी तो उसने बेच दी। किसने पैसे दिए इस बारे में मैं नहीं जानना चाहता, वो नैतिकता की बात कर रहे हो आप। अब पैसे किसी ने भी दिए, वो भी जवाब देगी, आप भी जवाब दे दो, कोर्ट में जवाब दे दो, फिर भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कानूनन उसके नाम पे प्रॉपर्टी थी तो कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा यहाँ पर अभी, ठीक है। अब बात आती है कि आप लोग उसके बच्चों की बात कर लिए, बच्चों की भी हो गई क्लियर। अब रह क्या गया आप लोगों का कि आप कह रहे हो कि एक तो 3-3 करोड़ रुपए उसको पैसे दो, 5-5 करोड़ रुपए पैसे दो। दूसरा, उसके वकील से उनको ना मिलने दो। कौन होते हो आप रोकने वाले, मुझे बताइए। AP सिंह को सीमा हैदर और सचिन मीना से मिलने से रोका जाए। अरे मूर्खों वाली बात करते हो यार, कहाँ से अंगूठा छाप कॉलेज से आपने LLB करी है भैया, कहाँ से करी है आप? और कैसे सेटिंग करके केस जीतते होंगे, मुझे लगता है आप लोग पैसे वैसे खिला खिलू के इधर उधर सेटिंग करके केस जीत जाते होंगे। आपको जरा सी नॉलेज नहीं है कानून के मामले में, आप कैसी बातें कर रहे हो बताओ। आप अब किसी भी वकील को उसके क्लाइंट से मिलने से कैसे रोक सकते हो? अगर उन्होंने उनको, अगर किसी क्लाइंट ने, किसी भी बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही वकील चाहिए, ठीक है, चाहे उसने आपसे वकालतनामा पे अभी साइन कराया नहीं कराया, डजंट मैटर। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे को हाईएस्ट वकील चाहिए देश का, और मेरे को उससे मिलने से तो नहीं रोक सकते आप। अगर दूसरा वकील कैसे बोल सकता है कि इनको अपने इन वकील से, किसी भी वकील से ना मिलने दिया जाए इंडिया के अंदर उनको? अरे भैया, किसी की भी कानूनी मदद करना उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उसको कानूनी मदद मिलनी चाहिए, हर क्लाइंट को मिलनी चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वकील जो रहे हिंदुस्तान के, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के केस लड़े जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आतंकवादी तक के केस लड़े इन्होंने, बड़े बड़े वकीलों ने हमारे देश के। लेकिन ये थोड़ी कि उनको वकील कहने से लोग इज्जत नहीं करते उनकी। अरे केस हारना जीतना तो वो तो सेकेंडरी मैटर है ना। आप तो यही नहीं आप कह रहे हो रोका जाए, आप कैसे, कहाँ से वकालत करके आए मोमिन साहब? आप कैसे रोकोगे किसी वकील को किसी क्लाइंट से मिलने से? अगर उसने उसको हायर नहीं भी कराया तो वैसे तो कराए, वो कह रहा है कि मैंने कराया, मेरे पर वकालतनामा है, और वो कितने वीडियो में बोल चुके हैं, मेरा भाई, मेरा वकील AP सिंह मेरा केस लड़ रहा है, मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो वो कितनी बार तो बोल दिया, आपको ये प्रूफ भी काफ़ी नहीं है? वीडियो प्रूफ है, विजुअल प्रूफ्स हैं, वो लगातार बोल रहे हैं ये बात कि हमारे वकील वो है, हमारा केस मेरा भाई लड़ रहा है AP सिंह। कितनी बार, सैकड़ों बार बोला है ये। ना तो इन्होंने वीडियो देखी है कोई उनकी, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री इनके पास प्रूफ है अपने तथ्यों के लिए। नोटिस भेज दिया जी आंख बंद करके, जो उसमें अपनी तड़ी दिखाने के लिए 5 करोड़ का। उस बेचारे भोले भाले गुलाम हैदर से क्यों उस गरीब आदमी से पैसे खींचने में लगे हो यार? तुम लोग नाटक कर रहे हो, खाली पीली का वकील वकील, काय के वकील हो तुम? भाई गुलाम हैदर भाई, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, वो ढंग का वकील कर लो यार। ये ऐसे वकीलों को तो छोड़ के आपको फिर भागना पड़ेगा। ये अभी आगे ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इनके लेवल नहीं है, ये नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये लोअर कोर्ट के सेटिंग करके जीतने वाले वकील कोई भी नहीं लड़ पाएगा फ्यूचर के अंदर। आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से लड़ पाएंगे? इनके बस की नहीं है। तो आप अभी अच्छा वकील कर लो। खामा का मजाक उड़वा रहे हैं आपका, आप जोश में आ रहे हो, हंस रहे हो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, वाह भाई वाह, क्या ज़बरदस्त मोमिन साहब। काय के मोमिन साहब, आप ये नोटिस ही गलत भेजा है, साहब ने तो नोटिस गलत भेजा ना। आप नोटिस सही भेजो, आपको आता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है लॉ की, आप लॉयर बने हो, घूम रहे हो, पता नहीं क्या बोलूँ मैं आपके बारे में। तो आप ये नोटिस भेज दिया कि वकील से उसको ना मिलने जाए, AP सिंह से ना मिलने दिया जाए। भाई कौन होते हो आप रोकने वाले? कोई कानून की धारा ऐसा नहीं कहती किसी क्लाइंट को किसी भी वकील से मिलने से रोका जाए। चाहे उसने हायर करा नहीं करा, उसकी मर्जी, पहले तो डिस्कस करेगा, वकील से मिलेगा, बाद में हायर करेगा। जरूरी तो नहीं है कि हायर करने के बाद ही मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है। आप कोर्ट में जाइए, तमाम वकील हैं वहाँ पे, किसी से भी मिलो। आप घर आके मिलना चाहते हो, घर आके मिलो तो और भी अच्छी फैसिलिटी है कि अगर कोई वकील घर जाके आपसे मिलना चाहता है, आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आपको दिक्कत है, आप तमाम जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के इशू की वजह से इतनी जान से मारने की उनको धमकियाँ मिली हुई इतनी सारी, सचिन को और इनको। तो उस मुद्दे मद्देनजर अब उनको देखा जाए कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए तो बेचारी ने वो यूट्यूब जो चैनल वगैरह चलाया कि वो किसी तरह से अपना खर्चा चला पाए। फिर उसके बाद में एक और बात, एक तो वकील से मिलने से रोक रहे हैं उसको, दूसरी बात उसको ये कहा, तीसरी बात ये कह दी इन्होंने
कि उनके सारे चैनल बंद कर दिए जाए। अरे भैया, आप कौन होते हो किसी के चैनल बंद कराने वाले? मेहनत वो कर रही है। यूट्यूब इंटरनेशनल है, पता है आपको? मोमिन साहब, आपको नॉलेज है कुछ? आपको इंटरनेशनल नॉलेज कुछ है नहीं। यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। किसी की भी वीडियो आज यहाँ चल रही है तो कोई पता नहीं है कि कल कहाँ चल रही होगी, किस देश में भी चल रही होगी। वो पूरी दुनिया के अंदर उनके पहले 150 मिलियन से भी ज़्यादा वो थे। अब मेरे ख्याल से अब उनकी रीच, यूट्यूब की रीच बहुत सारे देशों के अंदर बहुत बड़ी रीच हो चुकी है उनकी, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं उससे। तो वो किसी भी देश के अंदर अगर यूट्यूब चाहे तो एक ही रात में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं, मिलियंस ऑफ उनके व्यूज़ आ सकते हैं। ये उनकी मर्ज़ी है कहाँ पे चलाना चाहते हैं वो उसको। तो आप देखिए कि यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और उस पर आप अगर वो अपना चैनल यहाँ पे बनाया है, अगर उसको ये फ्रीडम होती है, किसी भी बंदे ने यूट्यूब बनाता है तो उसको फ्रीडम होती है कि आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, या मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, या नेपाल में रहना चाहता हूँ, या अफगानिस्तान में रहना चाहता हूँ, तो अभी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो अपनी कंट्री वहाँ जाके भी चैनल मेरा वही रहेगा, सिर्फ कंट्री का नाम चेंज करना पड़ेगा कि लोकेशन मेरी क्या है, बस। अभी देखिए, मैं लेटेस्ट केसेस के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। कई दिन पहले रवीश कुमार जी, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, वो देश से बाहर गए, वाशिंगटन वगैरह में भी गए थे, हार्वर्ड भी गए थे, वो काफ़ी चीज़ यूनिवर्सिटी भी देखी उन्होंने, कई जगह पे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने लोकेशन नीचे अंदर बाहर की भी आ रही थी, कई बार मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट्स आ रही थी। अभी देखिए ध्रुव राठी है, वो भी फेमस ब्लॉगर हैं, तो वो उनकी भी जर्मनी लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या वो उनसे छीन लेंगे कि भाई तुमने कंट्री बदल ली तो छीन जाएगी तुम्हारी? उससे कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं और आपका बेसिक अधिकार है। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं। अरे सोशल मीडिया तो भरा पड़ा, इंस्टाग्राम से लेके इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो थोड़ा बहुत फिर भी कंट्रोल है। इंस्टाग्राम पे तो कपड़े उतार रखे हैं लोगों ने बुरी तरह से। क्या इंडिया और क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, सारी दुनिया के लोग क्या नाच रहे हैं वहाँ पे, कितना गंद मचाया हुआ लोगों ने। ये तो बेचारी अपने पूरे कपड़े पहन के अगर गा रही है, थोड़ा अपना खर्चा चल रहा है, आर्टिस्ट है यार। आप कोई कपड़े तो नहीं उतार रही हो, आपको तहजीब होनी चाहिए। कितने गंदे गंदे शब्द बोल रहे हो, उसको वेश्या वेश्या कितने शब्द गंदे बोले उन बंदे ने, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए। नंद कुमार जी कौन है महाराज, फौजी के कपड़े पहन के गालियां बक रहे हैं और उसको इतनी गंदी गंदी, इनको इनके खिलाफ केस होना चाहिए। इनके कपड़े, ये फौजी कपड़े पहनने के इनके वो नहीं है, इससे हम हिंदुस्तान के फौजियों की बेइज्जती हो रही है। कुछ समय पहले बागेश्वर धाम के जो बाबा थे उनको भी गंदी गंदी गालियां बक रहे थे वीडियो के अंदर। इनको कोई रोकने वाला नहीं है ऐसे लोगों को। ये गुंडे हैं क्या? गुंडागर्दी चला रखे हैं इन लोगों ने, किसी को भी कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इनको ना पढ़े लिखे, अनपढ़ जाहिल कहीं के ये लोग। ये फौजी के नाम पे भी कलंक है। अगर इन्होंने फौज में रहे होंगे तो लोग फौज से भी नफरत करने लगेंगे। ऐसे लोगों को देखेंगे तो ऐसे लोग होते हैं फौज में, या नकली फौज के कपड़े पहन के हीरो बन के घूम रहा है। इसको कैसे ले लिया इसको फौज में, ऐसे बंदे को? और इसके खिलाफ में ये बताइए कितना कितने तमाम जो हिंदू संगठन है, मेरे को बताइए कहाँ है वो लोग? बाबा बागेश्वर धाम के इतने फॉलोवर्स हैं, वो लोग इतने गंदी गंदी गालियाँ बकता है ये बंदा अपनी वीडियोज़ के अंदर। कोई भारत का कानून नहीं है इसको रोकने वाला क्या ऐसे लोगों को? औरत के खिलाफ कितने गंदे शब्द बोल रहे हैं। अगर वो कोई कंप्लेंट करते हैं तो ये बंदा, ही मस्ट बी अरेस्टेड, ही मस्ट बी पुट इन द जेल। ये कितना गलत बोल रहा है औरतों के बारे में। बागेश्वर धाम के लोगों की, हिंदू लोगों की भावनाएं हर्ट कर रहा है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मैं वीडियो नहीं देख पाया, वो बागेश्वर धाम को इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक रहा था, बहुत ही गंदी गंदी। आई कांट इवन स्पीक, मेरे मुँह से मैं निकाल ही नहीं सकता ऐसी गालियाँ। तो ये गुंडे मवाली कहाँ से, छिछोरे टाइप के ये लोग, अनपढ़ जाहिल लोग लगातार वीडियो में लगातार बोले जा रहे हैं और कोई इनको कंट्रोल नहीं कर रहा यार। अगर नॉलेज है तो बोलो ना यार। आपको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, आप बोल क्यों रहे हैं? आप किसी आधार पे बोलिए कि आप में नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, आपकी कोई डिग्री है आपकी, तो बोल सकते हैं। ये थोड़ी कि मुंह दे रखा है भगवान ने तो जो मर्जी बोलोगे, ठीक है? आप तथ्य पे बात कीजिए, कानून पे बात कीजिए, कानून की भाषा पे बात कीजिए, कानून के प्रोविजंस है उसके अंडर बात कीजिए कि कानून। अभी देखिए एल्विस यादव और उसका भी केस, वो भी घुसम पिट्टी में उतर आया, पेल दिया उसको बेचारे को, ठाकुर को। अरे तुम लोग गुंडे हो यार। कानून किस लिए बना हुआ देश का? आप कानून बना ही इसीलिए है कि कोई आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। एक जगह नहीं होती, दूसरी जगह कीजिए, कोर्ट में कंप्लेंट कर दीजिए, कोर्ट से रजिस्टर हो जाएगी एफआईआर। वहाँ पे नहीं होता तो कोर्ट से केस लड़िए। आपके पास कानून की बहुत सारे संभावनाएं हैं। आप खुद अपने हाथ में कानून लेके मारने, पीट रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो। ये पूरा पैटर्न है यूपी का, पता नहीं कहाँ का ये पूरा पैटर्न, कहाँ के लोग हैं ये लोग, हरियाणा, यूपी, बहुत क्राइम है यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी जो तथ्य मैंने अभी बताए हैं, वो कोई भी फिट हो रहा है यहाँ पे? वो बात कर रहे हैं कि इनसे वकील से ना मिलने दिया जाए, इनके ऊपर 5 करोड़ के केस लगा दिया जाए, इनके ऊपर, जबकि कोई तथ्य नहीं है। बच्चों की वो पासपोर्ट चाहिए, बच्चों क्या, जब छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगाया उन्होंने। और फिर
होता तो पाकिस्तान से नेपाल ही नहीं आ सकती थी, अगर वीज़ा की मान्यता होती बच्चों के लिए भी उसकी उम्र के हिसाब से, तो उस समय नहीं होगी, तभी वो नेपाल आ पाई। यहाँ से आप कह रहे हो नेपाल से इलीगल घुस गई, कैसे घुस गई इलीगल? वहाँ से इलीगल घुसी ही नहीं। यहाँ तो सैकड़ों लोग डेली आते हैं और जाते हैं, और फिर आप उसको रिफ्यूजी बता रहे हो, घुसपैठिया बता रहे हो। ऑलरेडी कितने लाखों की संख्या के अंदर घुसपैठिए लोग बाहर के घुसे हुए हैं, बस्तियाँ बसा रखी हैं, वोट भी देते हैं ये लोग, राशन कार्ड भी बनवा रखा है। हाँ, रोहिंग्यास हो गए, म्यांमार के हो गए, पूरे देश में भरे पड़े हैं यार ये लोग। ये नेता लोग उनको निकालते ही नहीं। अब आपका जोर चल रहा है, एक औरत को कुछ भी बोल लो क्योंकि वो जवाब नहीं दे रही आपको। अगर वो औरत अगर गंदी औरत हो ना, उल्टा जवाब देने वाली, कोई जवाब दे के दिखा दो, मुंह तोड़ के पटक देगी तुम्हारा। ये तुम फायदा उठा रहे हो उस चीज़ का कि वो औरत है, कुछ जवाब भी नहीं दे रही आपको, इसलिए आपकी सबकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। एक एक कर करके हर बंदा अपनी सीमा लांघ रहा है, उससे ज़्यादा बोल रहा है जो तो पहले बोलता था। आप प्लीज़ कानून के दायरे में बात कीजिए, जो भी बात करनी है, वरना अपना चोंच बंद करके रखिए। या तो कानून की बात कीजिए, आलतू फालतू चैनल में आने वाले तमाम लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अपने उसमें रहिए, लिमिट के अंदर। आपको क्या बोलना है आपको पता है। इन बातों को जो वीडियो सब जगह सर्कुलेट होती है ना, आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है, आप अरेस्ट भी हो सकते हो, और अंदर होंगे। आपकी भाषा की वजह से आप फंस जाओगे। कई लोगों से मेरी बहस हुई, उन्होंने बोला कि कोई मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। इतने सारे सबूत हैं यार, बहुत सारी वीडियो मिलियंस में जारी है उनकी उल्टी सीधी बोली हुई वीडियो, तमाम लोग उनको सुन रहे हैं। तो आपको लगता है गाली सबके पास, हर बंदे के वीडियो में पहुंच चुकी है वो गाली, जो गालियां बकी है आप लोगों ने। तो प्रूफ तो आपके बहुत सारे हैं सोशल मीडिया में। ध्यान रखना कि आगे आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से। इस सारी वर्दी जो आप पहन रखे हो ना, नकली, ये फौजियों जो की वकली, और ये चश्मे लगा रखे हो, कोई नशा कर रखा है, कोई मफलर लपेट रखा है बीजेपी का, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। आप एक लिमिट में रह के बात कीजिए, औरत का सम्मान कीजिए। औरत आपकी माँ भी है, बहन भी है, सब कुछ है। वो किसी दूसरे शहर से अगर आई है और उसने अपना डिसीजन ले लिया है, तो ये नहीं कि आप उसकी अपनी लिमिट क्रॉस करोगे उससे, ठीक है। किसी भी टेढ़ी औरत से भिड़ मत जाना, वरना सारा भूत उतार देंगे वो आपका। बहुत सारी हैं हमारे देश के अंदर भी एक से एक एक्सपर्ट, तुम्हारे जैसे गुंडे मवाली को 1 मिनट में सीधा कर देती हैं। हाँ, उनसे नहीं भिड़ते आप लोग, क्योंकि ये चुप है, इसलिए आप इसके ऊपर हमले करे जा रहे हो। मैं तमाम मुद्दों के ऊपर अभी बात की है हमने कि कोई भी केस बनता ही नहीं अभी तक। जो मोमिन साहब ने जितने भी नोटिस दिए हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि उनके चैनल को बंद करा जाए, और चैनल बंद नहीं कर सकते। क्या बंद करोगे यार यहाँ से? अगर बोल के बंद भी करा दोगे, वो अगर दूसरे देश जाके फिर ओपन करा लेगी, क्या कर लोगे? उसका चैनल तो वहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो भी चलते रहेंगे। अगर उसका इंडिया के नाते अगर आपने किसी, वैसे तो कोई तत्व ही नहीं बनता कि भी बंद करा सकते, कोई रीज़न ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी करा दिया। अगर सरकार भी, अगर दिमाग नहीं काम करा सरकार का भी, और इन गुंडे मवाली और इस तरह के अनपढ़ जाहिलों की बात सुन के अगर उन्होंने उसका चैनल बंद भी करा दिया, तो वो दूसरी जगह जाके बना लेगी, किसी और देश में जाके बना लेगी। कोई ये तो नहीं कि आप उसको हथकड़ी लगा दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे है कहीं भी ना उसने घर बदला, ना जगह बदली अपनी, जैसा कोर्ट ने कहा वो उसकी तो पूरे मान्यता, सब चीज़ पालन कर रही है वो कोर्ट का। कोर्ट ने इसी बेस पे उसको वो दी थी एफआईआर, जो बेल दी थी, जब उस पर एफआईआर हुई थी तो उस पर इसी बेस पे बेल दी थी कि भाई आप ये देश छोड़ के नहीं जाएंगी बिगर कोर्ट की परमिशन, और दूसरा अपना एड्रेस नहीं चेंज करेगी। वो दोनों नहीं करे उस बेचारी ने, वो तो वहीं पे है यार। बाहर से लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके दरवाजे भी बंद। अब भूखा मरता यार इंसान कैसे जिएगा बताओ? एक मानवता की बात है यार। आप मानवता आपको हैदर में दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है। बच्चे हैं उसके, हैदर के बाद में पहले माँ के बच्चे हैं, वो उसका हक है। कोई नहीं था वहाँ पे, 4 साल से अकेली थी, कोई था ही नहीं, तो बच्चों को वहाँ छोड़ के आना लॉजिकल नहीं था। वो अपने साथ लेके आई है उन बच्चों को, ये उसकी समझदारी है उस इंसान की। उसने सचिन को भी बोला कि मेरे बच्चों को स्वीकार करोगे तभी आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। उसने भी स्वीकार करा तब आए। तो बताओ गलत क्या है वो बताओ? हाँ ठीक है कि आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि गुलाम हैदर को छोड़ के चलेगी। गुलाम हैदर था ही नहीं वहाँ, तो छोड़ेगी क्या? गुलाम हैदर दुबई में था। चलो आप ये कह रहे हो कि बच्चों के लिए कर रहा था, मेहनत उनके लिए कर रहा था, ये XYZ है। घर में उसकी मिसेस को पता होगा क्या सत्य है और क्या नहीं, ठीक है। मैं मानता हूँ हो सकता है किसी रीज़न से नहीं आ पाया होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट होंगे या कुछ हो सकता है वहाँ पे नहीं आ पाया हो, लेकिन चलो कोई भी रीज़न से अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई भी कपल अगर अलग अलग रहता है, कोई भी पार्टनर्स आप अलग अलग रहते हैं, तो एक कानूनी एक योग्यता एलिजिबिलिटी बन जाती है उसके कि वो तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोमिन मलिक साहब और तमाम लोगों को अगर इसके बारे में पता हो तो ठीक है, वरना पूछ सकते हैं दूसरे वकीलों से। वो 6 महीने तक सेपरेटेड है तो वो कह सकते हैं, उनके पास वैलिड रीज़न है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हारे जीते वो बात की बात है, लेकिन वो तलाक के लिए कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरे को नहीं रहना इस बंदे के साथ, ठीक है। तो वो तो 4 साल से रही। कई बार वो कहते हैं कि मुझे फ़ोन पे भी बोलता था कि तलाक तलाक तलाक, कई बार बोल चुका, और हमारा तो था ही नहीं कुछ भी वहाँ पर रिश्ता। अब रही बात कार्ड में, वो कह रहे हैं कि वीज़ा में हर जगह उसका नाम हैदर लिखा हुआ है, हैदर लिखा हुआ, ठीक है चलो हैदर लिखा है मान लिया। अभी एक बंदा किसी के साथ रहता है और वो उससे ऊब गया है या उससे जुल्म सितम कर रहा है या मार पिटाई कर, जो भी कर रहा है XYZ,
किसी भी रीज़न से, वो गुलाम हैदर कहेगा मैंने नहीं मारा, वो कह रही है मेरे को मारा, चलो जो भी रीज़न है, ठीक है। अब वो फ़िलहाल वहाँ से वो नहीं रहना चाहती उस बंदे के साथ में, तो ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते आप, ज़बरदस्ती रोकोगे क्या? शादी कर ली तो ये थोड़ी कि ज़बरदस्ती कोई वो उनके गुलाम बन गए, वो पति के गुलाम थोड़ी बन गए वो एक मास से कह रहे हैं हाँ गुलाम बन गई है, उसका मालिक है वो। अरे मालिक कैसे हो गया पति? औरत का मालिक नहीं है, बराबर का, दोनों को खुदा ने बराबर बनाया है। भला औरत का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए कि उसने आदमी को, इंसान को, आदमी को जन्म भी दिया उसने, आपने को मर्द को जन्म दिया औरत ने, तो औरत का स्थान आदमी से ऊपर है। तो कहीं पे भी अगर दोनों का बैलेंस होगा कानून के अंदर भी किसी मुद्दे के ऊपर, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कानून को औरत का पक्ष 1% कम से कम ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उसने इंसान को जन्म दिया, आदमी को जन्म दिया, मर्द को जन्म दिया, इसलिए उसका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए और उसकी तरफ थोड़ा सिंपैथेटिक भी रहना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये डिसीजन क्यों हुआ। अगर वो नहीं रहना चाहती कोई बंदा, तो उसको किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ में नहीं बांधा जा सकता। वो कोई पशु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है कि उसको यूज़ करोगे और फेंक दोगे या फिर नहीं रखोगे साथ में। वो नहीं रहना चाहती आपके साथ, बात करो। अभी बात है कि यहाँ पे अगर वो तलाक के लिए अप्लाई करती है कि मेरे को तलाक चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती है कि उसी के साथ रखोगे, गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना चाहते ना। गुलाम हैदर नहीं बोलते हैं मैं नहीं रखना चाहता इसको, तो बात खत्म। रही बात बच्चों की, बच्चे को डिसाइड करेंगे यहाँ के कानून के हिसाब से, पाकिस्तान का कानून यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है सर। तो यहाँ के हिसाब से करेंगे। अब आपने जितने भी अभी तक ये नोटिस वोटिस भेजे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, वो भी अपने नोटिस भेज देंगे आपके ऊपर, बोल देंगे 1 लाख करोड़ का वो हमारी बेइज्जती करी, आपने गंदे शब्द बोले, कितने गलत शब्द बोले। कई लोगों के ऊपर बड़े बड़े करोड़ों के केस हो सकते हैं अगर वो भी अगर स्टार्ट कर दे तो नोटिस भेजना। लेकिन उसकी वो है अच्छाई उस औरत की कि वो जवाब नहीं दे रही आप लोगों किसी को भी, ठीक है। रही बात उसके साथ रहने की, गुलाम हैदर के साथ वो रहना नहीं चाहती, बात खत्म। वो अब ले ले, या रही पासपोर्ट में नाम तो वही रहेगा ना जब तक कि वो शादी नहीं कर लेती दूसरी। अगर वो इससे शादी कर लेती है तो देखो क्या होता है, एक कोर्ट का एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने शादी, आपका ये नाम चल रहा है, आपके शादी से पहले माँ बाप का नाम चलता है, फादर का नाम चलता है, या कई जगह पे कई कंट्रीज़ में माँ का नाम भी चलता है, बच्चे के पीछे लिखते हैं, कई कंट्री में यूरोप के अंदर माँ का नाम भी लिखते हैं। तो अगर माँ या बाप का किसी का भी नाम रख रखा है अपने पासपोर्ट पर, आपने शादी कर ली, आपकी शादी हो गई, मान लो वैलिड शादी हुई है या नहीं हुई है वो अलग मैटर है, शादी हो गई, मान लो आप कह रहे हो शादी हो गई, तो उसमें जो नाम चेंज करने में जितने भी समय लगेगा, जब आप अप्लाई करोगे एक किसी भी जो गवर्नमेंट का जिस भी कंट्री में हो आप, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो पासपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, वहाँ पे आप अप्लाई करोगे नाम चेंज करने के लिए, और फिर उसमें जितना समय लगेगा तब वो नया पासपोर्ट आएगा, चाहे वो 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, 1 साल में आए, या जब भी आप अप्लाई करोगे उसके बाद ही तो नाम चेंज होगा पासपोर्ट में। उससे पहले तो वही चलता रहेगा पुराना। आपकी शादी हो गई वो भी ठीक है, लेकिन नाम वही चल रहा है हस्बैंड का, वो एक कानूनी चीज़ है। उसका नाम पेपर में तो तभी चेंज होगा जब आप अप्लाई करोगे विभाग के अंदर, पासपोर्ट विभाग में, कि ये मैं शादी कर ली हुई, ये प्रूफ है, सारे के सारे मैं प्रूफ लगा रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगा रही हूँ, और इसके साथ ही मेरा नाम इससे चेंज करके ये कर देना चाहिए। तो ये बात है, बस खत्म कहानी है। वो कह रहे हैं कि वहाँ से आई, नेपाल में भी नाम हैदर लिखा हुआ था, यहाँ पे भी हैदर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, अरे सब 25 जगह लिखा है, चलो अभी भी 1 लाख जगह पे हैदर लिखा है, कोई बात नहीं, अब नहीं रहना चाहती उसके साथ, खत्म कहानी। अब पति है नहीं है छोड़ो ना यार, आप कुछ कर ही नहीं सकते इस केस के अंदर। वो रहना नहीं चाहती उसके साथ में, और अब वो किसी से भी शादी करके, और वो सचिन मीना से शादी करे या XYZ, वो किसी से भी शादी करे और अपना नाम अप्लाई करे, वो उसमें डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, पासपोर्ट विभाग में, उसके पासपोर्ट में नाम चेंज हो जाएगा, बात खत्म। ये क्या मतलब है कि उसमें पेपर में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है हैदर, तो उसका पति वही है वही है वही है। अरे वो होगा पाकिस्तान में, नहीं है ना, 4 साल हो गए वहाँ पाकिस्तान के जो इस्लामिक कानून के हिसाब से भी 4 साल बहुत लंबा समय होता है सर जी। नहीं यार, वो कितनी बार वो कह रहा है कि कितनी बार बोल चुका फ़ोन पे भी तलाक तलाक तलाक, ठीक है, वो बात चलो ठीक है। आप जबकि पाकिस्तानी कानून के हिसाब से वो तलाक मान लिया जाता है, इस्लामिक कानून के हिसाब से तलाक मान लिया जाता है फ़ोन पे भी। कई बहुत सैकड़ों केस ऐसे हुए हैं कि वो फ़ोन पे ही बहुत तलाक दे देते हैं, लोग व्हाट्सअप पे तलाक दे देते हैं भैया। तो यहाँ तो अब चेंज हो गया ना इंडिया के अंदर, अब नहीं दे सकते यहाँ पे ऐसे तलाक, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे वो अगर तलाक नहीं भी हुआ है, वो कह रही है मैं नहीं रहना चाहती, चलो तलाक हुआ नहीं हुआ, गुलाम हैदर के साथ वो कहती है मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, कंट्री चेंज हो गई है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और इस रजिस्ट्रेशन में वो गुलाम हैदर का नाम नहीं लिखना चाहती, उसी किसी भी बंदे का नाम, सचिन मीना का नाम लिखना चाहती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। वो नहीं रहना चाहती उसके साथ में, खत्म। उसकी जो मैरिज थी पाकिस्तान में वहीं ख़त्म। आप पूरी दुनिया में वैलिड नहीं होती, वो वैलिडिटी नहीं होती, हर कंट्री में अलग से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। चलिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे ख्याल से। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
एंड किसी को मेरी बात पसंद नहीं आई हो, क्योंकि बहुत सारे छिचोरे और अनपढ़ जाहिल लोग भी होते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं भी आपको गाली बक सकता हूँ उल्टा, मैं भी कुछ भी लिख सकता हूँ आपके लिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाली बकनी नहीं आती, मेरे को सारा कुछ आता है, ठीक है। लेकिन मैं सभ्य तरीके से ये कोशिश करता हूँ आपको सही से जवाब दे दूँ, या कोई उल्टा सीधा बोलता तो उसको मैं रिपोर्ट करके डिलीट कर देता हूँ उसके पास। वो यूट्यूब खुद ही डिलीट कर देता है, मैं रिपोर्ट करता हूँ उसमें उसकी भाषा के लिए, और वो डिलीट हो जाता है, उसका चैनल भी डिलीट हो जाता है। तो उसके बाद ये आप प्लीज़ तमीज़ से बात करो, तमीज़ से आप अपनी बात, कोई भी बात कहो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा पक्ष लो या किसी का भी पक्ष लो, आप चाहे गुलाम हैदर का पक्ष लो, चाहे चीमा का हैदर का पक्ष लो, आप किसी भी पक्ष लो, लेकिन इज्जत से, तहज़ीब से आप कमेंट करिए, कानून के हिसाब से कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा। बदतमीज़ी नहीं, ठीक है? गाली गलौज नहीं, बदतमीज़ी नहीं। कोई गाली तो आप बक रहे, मैं भी तो बक सकता हूँ, मेरे को भी तो वो सेम ऊपर वाले ने तो बनाया मेरे को भी, ठीक है? मेरे को सारी माँ बहन करनी आती है, हर किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे से उल्टा बोलेगा, मैं जवाब दे सकता हूँ उसका, लेकिन आई डोंट वांट टू स्पॉइल, मैं अपना मुंह सब गंदा नहीं करना चाहता। तो आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप तहज़ीब से बात करें। यूट्यूब भी बोलता है तहज़ीब से कमेंट करें, जो भी आपने कमेंट करना है, बस खत्म बात। उसके अलावा आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। अभी तक का मैंने सारा बता दिया, इनका एक्सपोज कर दिया, इनके पूरे के पूरे सारे के सारे सिस्टम को धराशायी। कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई कानूनी इसके अंदर पावर नहीं है, इनकी बातों के अंदर नोटिस में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।